तो हेलो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं अपनी नई वीडियो। और हमारा आज का टॉपिक है रॉलेट एक्ट और जलियांवाला बाग हत्याकांड। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। देखिए 1916 में क्या होता है, लखनऊ अधिवेशन होता है। किसका लखनऊ अधिवेशन? कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन। इसमें क्या होता है, मुस्लिम लीग से मोहम्मद अली जिन्ना और कांग्रेस के जो नरम दल और गरम दल 1907 के सूरत अधिवेशन में अलग हो जाते हैं, वो दोबारा एक हो जाते हैं। तो इसके वजह से क्या होता है कि भारत में जो क्रांतिकारी गतिविधियाँ होती हैं वो बढ़ जाती हैं, क्योंकि कांग्रेस बहुत मजबूत हो जाती है 1916 के बाद। तो इन्हीं जो भारत में बढ़ रही क्रांतिकारी गतिविधियां हैं, इनको कुचलने के लिए सरकार क्या करती है, सेडिसन कमेटी बनाती है। गवर्नमेंट बनाती है सेडिसन कमेटी। ये सेडिसन कमेटी रिकमेंड करती है कि भारत में क्रांतिकारी गतिविधियां बहुत तेज़ी से बढ़ रही हैं, इसलिए कोई ऐसा एक्ट लाया जाए जिसके जरिए इन क्रांतिकारी गतिविधियों को रोका जाए। तो मार्च 1919 में क्या होता है कि एक एक्ट आता है जिसको हम लोग द एनार्किकल एंड रेवोल्यूशनरी क्राइम एक्ट 1919 का कहते हैं। इसको हम लोग आम भाषा में रोलेट एक्ट के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो रोलेट एक्ट आ जाता है कुल मिलाकर। ये नाम आप लोगों को बहुत कम एग्ज़ाम वगैरह में ही देखने को मिलेगा। ठीक है, बाकी इसको रोलेट एक्ट के नाम से प्रसिद्ध हुआ। तो रोलेट एक्ट आता है। अब देखिए आगे क्या होता है। रोलेट एक्ट अधिनियम आ गया। अब इसमें क्या होता है कि अंग्रेज जिसको भी चाहें उसको बिना मुकदमा चलाए जेल में बंद कर सकते हैं। तो इसमें क्या होता है, ये ऐसा कानून होता है जिसमें बिना वकील, बिना अपील और बिना दलील के कानून कहा जाता है इसको। इसमें आपको अपील करने, वकील करने या दलील देने की कोई भी हिमायत नहीं छोड़ी जाती है। ठीक है, और उस समय क्या होता है, वायसराय कौन होते हैं, लॉर्ड चैम्सफोर्ड जो है उस समय वायसराय होते हैं भारत के। लॉर्ड चैम्सफोर्ड जो होते हैं 1916 से लेकर 1921 तक भारत के वायसराय होते हैं। उन्हीं के शासनकाल में 1919 में रॉलेट एक्ट पास होता है। चलिए अब यहाँ देखते हैं हम लोग। हाँ, तो अब यहाँ देखते हैं हम लोग रॉलेट एक्ट का, रॉलेट एक्ट के बारे में। अब रॉलेट एक्ट पास हो गया, हम लोगों ने पढ़ लिया कि इसमें क्या होता है कि ना कोई दलील हो सकती है, ना कोई अपील हो सकती है, ना कोई वकील हो सकता है। तो क्या होता है, अब इसका विरोध होता है, क्योंकि भाई ये तो क्रांतिकारियों को एक तरह से साफ तौर पे दबाने के लिए कानून लाया गया है। बहुत ही स्ट्रिक्ट कानून होता है। तो क्या होता है, इसके खिलाफ पूरे देश में जो है विद्रोह स्टार्ट हो जाता है। जिसमें क्या होता है, जो स्वामी श्रद्धानंद होते हैं, ये क्या करते हैं, ये बोलते हैं कि लगान मत दो, लगान ही मत दो, क्योंकि अगर इनके पास पैसे नहीं जाएंगे तो ये फिर मतलब ब्रिटिश गवर्नमेंट इस पर ज़रूर कुछ रियायत बरतेगी। तो लगान ना देने का आंदोलन चलाते हैं स्वामी श्रद्धानंद। उसके अलावा देखिए गांधी जी का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एग्जाम में बहुत बार पूछा हुआ है। गांधी जी का पहला साहसिक कदम रॉलेट एक्ट के विरुद्ध 1919 में प्रारंभ किया गया सत्याग्रह था। ऐसा क्यों माना जाता है कि गांधी जी का पहला साहसिक कदम रॉलेट एक्ट के विरुद्ध क्यों माना जाता है? देखिए गांधी जी, आपने पढ़ा होगा कि 1917 में गांधी जी ने, ठीक है, 1917 में गांधी जी ने क्या किया, चंपारण किया। ठीक है, उसके बाद 1918 में इन्होंने जो है अहमदाबाद के साथ मिलकर आंदोलन किया। फिर 1918 में ही इन्होंने, आपने पढ़ा होगा, खेड़ा आंदोलन किया। तो इससे पहले गांधी जी 1919 से पहले 3 आंदोलन कर चुके हैं। 1917 में चंपारण बिहार में, 1918 में मिल मजदूरों के पक्ष में अहमदाबाद में, उसके बाद 1918 में खेड़ा भी कर चुके हैं। तो फिर क्यों कहा जा रहा है कि गांधी जी का पहला साहसिक कदम है? ये सोचने वाली बात है। देखिए आप अगर गौर करेंगे तो आप पाएंगे कि 1917 में जो चंपारण का मतलब आंदोलन हुआ बिहार में, वो क्या हुआ, वो हुआ सपोर्ट में। वो, अगर आप, एक तरह से अत्याचार हो रहा था, 3 कठिया प्रणाली अपनाई जा रही थी चंपारण में, तो उसके सपोर्ट में, ठीक है, कि मतलब किसानों के सपोर्ट में कि ऐसा ना किया जाए, अत्याचार हो रहा था, तो उसके सपोर्ट में गांधी जी ने आंदोलन किया। यही इन्होंने अहमदाबाद मिल मजदूरों के साथ भी किया, और ये 1918 में खेड़ा के भी साथ हुआ। मतलब कि अब तक जो गांधी जी ने आंदोलन किए वो ऐसे हो रहे थे कि कहीं कोई अत्याचार अन्याय हो रहा है उसके विरुद्ध गांधी जी एक्शन ले रहे थे। लेकिन पहली बार कुछ ऐसा होता है कि गवर्नमेंट कोई नियम बना रही है और गांधी जी खुल के उसका विरोध करते हैं। तो इसलिए कहा जाता है गांधी जी ने पहली बार साहसिक कदम जो उठाया वो कब, कौन सा उठाया, कि रॉलेट एक्ट के विरुद्ध उन्होंने सत्याग्रह किया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद हम देखते हैं क्या होता है, जब ये सत्याग्रह स्टार्ट कर देते हैं गांधी जी, तो पूरे देश में सत्याग्रह चलने लगता है। इसी दौरान क्या होता है, इस सत्याग्रह के दौरान पंजाब के 2 लोकप्रिय नेता होते हैं। कौन कौन से होते हैं? डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल। ठीक है, तो ये 2 नेता होते हैं। तो इनको क्या करते हैं, गिरफ्तार कर लेते हैं। ब्रिटिश गवर्नमेंट जो होती है गिरफ्तार कर लेती है। तो इसी गिरफ्तारी के विरुद्ध में, विद्रोह में, और ब्रिटिश जो दमन हो रहा है उसके विरोध में 13 अप्रैल 1919 की तारीख याद रखिएगा आप लोग, 13 अप्रैल 1919,
ठीक है। 13 अप्रैल 1919 को क्या होता है, अमृतसर के जलियांवाला बाग में एक सब जनसभा बुलाई जाती है। इसमें काफ़ी लोग आते हैं, ठीक है। और जनसभा चली रही होती है, तब तक जनरल ओ डायर के कहने पर, ठीक है, जो कि वहाँ के उस समय लेफ्टिनेंट गवर्नर होते हैं, उनके कहने पर जनरल आर डायर जो है निहत्थी भीड़ पर गोलियां चला देते हैं। तो उसमें लगभग 1,000 लोग मरते हैं। ये 1,000 लोग किसके अकॉर्डिंग मरते हैं, कांग्रेस की रिपोर्ट है, ठीक है। ये कांग्रेस की रिपोर्ट के हिसाब से मरते हैं। जबकि हंटर कमीशन, जो कि इस हत्याकांड के मतलब जांच के लिए अंग्रेजों द्वारा गठित किया गया, तो उसने बोला कि 379 लोग मरे हैं, ठीक है। तो गोलियां चला दी, अब 1,000 के करीब उसमें लोग मारे गए, ठीक है। उसके बाद क्या होता है देखिए, 13 अप्रैल 1919 में जो जलियांवाला बाग हत्याकांड होता है, तो बहुत हृदय विदारक घटना होती है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को, निहत्थे लोगों को गोली चलाकर मार दिया जाता है। तो इसके विरोध में क्या होता है, रविन्द्रनाथ टैगोर क्या करते हैं, ब्रिटिश सरकार ने रविन्द्रनाथ टैगोर को नाइटहुड और सर की उपाधि दी होती है। क्योंकि आपको पता है रविन्द्रनाथ टैगोर को 1913 में गीतांजलि के लिए नोबेल पुरस्कार मिल चुका था, शांति का, ठीक है, साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिल चुका था। तो रविन्द्रनाथ टैगोर को नाइटहुड और सर की उपाधि दी रहती है, तो ये इन दोनों उपाधियों को वापस कर देते हैं। वहीं जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में जो शंकरन नारायण होते हैं, ये वायसराय की कार्यकारिणी में काम कर रहे होते हैं, वहाँ से ये क्या करते हैं, इस्तीफा दे देते हैं। ये पूछे हुए क्वेश्चन है, कई कई बार पूछे हुए हैं, इसलिए आप लोग अच्छे से इसको रट लीजिए। रविन्द्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड और सर की उपाधि दे दी वापस, और जलियांवाला बाग के हत्याकांड के विरोध में शंकरन नारायण ने वायसराय की कार्यकारिणी से इस्तीफा दे दिया, ठीक है। अब देखते हैं क्या होता है। अब ये सारी चीज़ें हो जाती हैं, तो कांग्रेस डिसाइड करती है कि कांग्रेस का हर साल उस समय अधिवेशन होता रहता है, तो कांग्रेस डिसाइड करती है कि उसका 1919 का जो वार्षिक अधिवेशन है वो अमृतसर में ही होगा, क्योंकि अमृतसर में ही जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ रहता है। तो फिर क्या होता है कि अमृतसर में उनकी ये वार्षिक बैठक होती है, और इसकी अध्यक्षता करते हैं मोतीलाल नेहरू। मोतीलाल नेहरू कहना, ये जवाहरलाल नेहरू के पिताजी हैं, ठीक है। अब क्या होता है, जलियांवाला बाग हत्याकांड जो 13 अप्रैल 1919 को हुआ, ये डेट याद रख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम परस्पेक्टिव से। तो उसकी जांच के लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट हंटर कमीशन का गठन करती है, जैसा कि हम लोग यहाँ पर पढ़ चुके हैं कि हंटर कमीशन ने बताया कि 379 ही लोग मारे गए हैं, ठीक है। और कांग्रेस क्या करती है, कांग्रेस द्वारा भी एक जांच कमेटी गठित की जाती है। इसके प्रारूप कौन लिखता है, इसका प्रारूप महात्मा गांधी लिखते हैं, ठीक है। ये भी हम लोग यहाँ पर पढ़ चुके हैं। कि जो कांग्रेस की रिपोर्ट होती है उसमें 1,000 लोगों को मरा हुआ बताया जाता है। हाँ, तो चलिए फिर आगे क्या होता है, ये सारी घटनाएं हो जाती हैं। उसके बाद क्या होता है, 1940 में पंजाब के क्रांतिकारी होते हैं उधम सिंह, ठीक है। ये क्या करते हैं, जलियांवाला बाग नरसंहार के समय हमने अभी बताया कि पंजाब के लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन थे, उसमें जनरल ओ डायर थे। इन्होंने ही जनरल आर डायर को आदेश दिया था कि आप गोलियां चलाइए, तो इन्हीं के कहने पर गोलियां चली रहती हैं। तो इसलिए जनरल ओ डायर को जो है ये लंदन में जाकर उधम सिंह गोली मार देते हैं, ठीक है। इसीलिए क्योंकि जलियांवाला बाग हत्याकांड इन्होंने करवाया था। इसकी वहाँ पर इसके बाद उनकी गिरफ्तारी हो जाती है वहाँ पर, और इनको मृत्युदंड भी दे दिया जाता है। और ये उधम सिंह पे अगर आप इनका फुल डिटेल जानना चाहते हैं, तो उधम सिंह पे एक मूवी भी बनी है उधम सिंह की, विक्की कौशल के द्वारा, ठीक है। विक्की कौशल उसमें हीरो है, तो आप देख सकते हैं वो मूवी, आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा ये सारा कैसे क्या होता है। तो ये जो है हमारा यहाँ पर चैप्टर कंप्लीट होता है। और इसके जो है PYQ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो होंगे, वो हम अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल देंगे। टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पे जाके आप इसके क्विज कर सकते हैं, ठीक है। आप इसके क्विज सॉल्व कर सकते हैं प्रीवियस ईयर के। तो एग्ज़ाम परस्पेक्टिव से काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर था। और इसी तरह हमारी रेगुलर वीडियोज़ अब आती रहेंगी। और ठीक है, फिर बाय बाय। आप लोग अपना ख्याल रखिए और पढ़ाई करते रहिए।